साथियों, गुड आफ्टरनून। आज मैं जयसिंह सिकरवार आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्वलंत और समसामयिक मुद्दा, जो है न्यायपालिका और विधायिका के आपस में जो मतभेद उत्पन्न हुए हैं, जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, उसके बारे में जानने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग पीछे समाचार पत्रों में पढ़ा और न्यूज़ टीवी चैनलों में देखा, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी ने एक बयान दिया कि क्या न्यायपालिका सुपर संसद जैसा व्यवहार करते जा रही है? और फिर 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा नहीं, संसद ही सर्वोच्च है। फिर ये क्या बात हुई? ऐसा बात करने की नौबत कैसे आई? और ये सब बातें सार्वजनिक मंचों में क्यों कही जाने लगी? इतने गरिमामय पद पर बैठने वाले व्यक्ति यदि ऐसी बात कहें तो आम जनता को, भारतीय जनमानस को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। क्या न्यायपालिका और विधायिका के बीच में सब कुछ ठीक है? या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो चुके हैं? तो देखते हैं, बात शुरू होती है यह कुछ दिनों पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, और उस महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को अपने जो उनके पास में जो विधेयक आए हैं, उन विधेयकों पर अधिकतम 3 माह के भीतर आप देखिएगा, 3 माह के भीतर विधेयक पर निर्णय करना अनिवार्य है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा, संविधान में ये समय सीमा नहीं लिखी। विधेयक अंतिम, ये सभी लोग जानते हैं कि संसद में पारित किसी भी बिल कोई भी बिल जो कानून का रूप कब लेता है? जब राष्ट्रपति महोदय अंतिम रूप से उसमें साइन करते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत में। और ऐसे ही राज्यपाल महोदय जब साइन करते हैं तो राज्य की बिल जो होते हैं, राज्य क्षेत्र में कानून का रूप लेते हैं। लेकिन किसी ना राज्यपाल की स्थिति में, और ना ही राज्यपाल की स्थिति मतलब अनुच्छेद 200, और ना ही आपका अनुच्छेद 111 में कहीं पे भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। के बाद जब यह निर्णय आता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर बिल पर सहमत साइन करने होंगे, निर्णय लेना होगा, तो यह जरूर एक बात आती है कि आखिर ये बात उत्पन्न हुई कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट का विषय उत्पन्न हुआ, क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति महोदय को निर्देश दे सकती है? क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति महामहिम को निर्देश दे सकती है, या कोई किसी प्रकार का? जबकि आर्टिकल 124 में आप सभी लोग जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे महामहिम के द्वारा ही की जाती है। लेकिन बात आखिर यह निर्देश या ये चीजें कैसे, किस प्रकार से सामने आई? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहां पर, किन शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय को यह निर्देश दिया या राज्यपाल को यह निर्देश दिया? पहले उस पर बात करते हैं, फिर मैं पृष्ठभूमि में बाद में आऊंगा। तो यह निर्देश जो दिया, आर्टिकल 142 जो यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक बहुत ही विशेषाधिकार की बात कहता है कि उसके सम्मुख आने वाले किसी भी प्रकार के लंबित मामले, किसी भी प्रकार के वाद के संबंध में वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकता है। आर्टिकल 142 में स्पष्ट रूप से कहा गया, कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है, और कंप्लीट जस्टिस के बारे में एक वह आधार है जिसके द्वारा वह ऐसे मुद्दे जो कि अन्य जगह पर नहीं है, उनके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित सभी मामलों में न्याय के लिए कि किसी भी प्रकार का निर्णय कर सकता है। और इसी आर्टिकल 142 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जो कि तमिलनाडु सरकार ने जो कि 10 विधेयक कहां पर थे, 10 विधेयक राज्यपाल महोदय को भेजे, और राज्यपाल महोदय ने किसे आर्टिकल 200 के तहत में राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया, विचार करने के लिए सुरक्षित रख दिया, 10 विधेयक सुरक्षित रख दिया, और एक लंबे समय तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, यह लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, और इस लोकतांत्रिक परंपराओं में सरकारों को जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आगे 5 साल बाद जब जनता के सामने जाएंगे, हमने आपके लिए क्या किया, आपके लिए किस प्रकार से कानून बनाए, आपकी सहूलियत के लिए कैसे कानून बनाए, तो फिर क्या जवाब देगी? इसलिए लोकतांत्रिक, क्योंकि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है, और अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित है। इस कारण से
सरकार को एक निश्चित राज्यपाल को और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को एक निश्चित समय सीमा में क्या करना चाहिए, बिल पर निर्णय लेना चाहिए। यह ऐसा कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये किस आर्टिकल के तहत कहा? आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कहा। और एक निर्णय आया और और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने की समय सीमा के बाद की डेट से उन 10 विधेयकों को पारित मान लिया गया। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जबकि बिना राज्यपाल के साइन के और बिना राष्ट्रपति के साइन के, हस्ताक्षर के विधेयक जो था कानून बन गया। और अगले ही दिन तमिलनाडु सरकार ने उन 10 विधेयकों को क्या बना दिया? कानून बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ। एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। संवैधानिक संकट, क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा सही है? कोई संविधान में लिखा गया है कि बिना राष्ट्रपति के और राज्यपाल के साइन के कोई बिल कानून नहीं बनेगा? तो क्या ऐसा सही है? ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। यदि ऐसा है सही, तो उसे क्या कोई दो न्यायाधीश मिलकर क्या संविधान को डिसाइड करेंगे, या फिर ऐसा ये कि इसके लिए उचित संविधान संशोधन करना पड़ेगा? और संविधान संशोधन क्या न्यायपालिका में होगा कि संसद में होगा? एक ये संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है। आखिर क्या है? आखिर आगे संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम संविधान के सजग प्रहरी हैं। जहां पे संविधान जनता के हित और संविधान न्याय की बात आएगी और संविधान के रक्षा की बात आएगी, हम रक्षा करेंगे। और विधायिका कहती है कि कानून बनाने की शक्ति हमारी है, कानून बनाने की शक्ति हमारी है, तो हम कानून बनाएंगे। जनता ने हमें कानून बनाने का अधिकार और अपने ऊपर हमें भेजा है, हम कानून बनाएंगे। इसमें न्यायपालिका को अपनी सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 13(2) के तहत, सब आर्टिकल 13 का सब आर्टिकल 2 के तहत में हमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। हम किसी भी कानून की जांच के न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, ताकि वह संविधान के बाहर ना हो, ताकि संविधान से दूर ना जाए। न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। और उसके आर्टिकल 32 में भी कहा गया है कि हम संविधान के संरक्षक हैं। न्यायपालिका ऐसा कहती है। जबकि हमारे आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई। संसद किससे मिलकर बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। और संसद ही विधायिका है। कानून बनाने का अधिकार या उसमें अंतिम रूप से साइन करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति महोदय को है। संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। क्या न्यायिक समीक्षा की आड़ में, क्या न्यायिक समीक्षा की सीमा लांघी जा रही है? क्या यह न्यायिक अतिक्रमण है, अथवा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा और राज्यपाल को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, राज्यपाल जो है बाहरी दबावों के प्रभाव में है, इस कारण से साइन नहीं किए या इस कारण से बिल को प्राथमिकता नहीं दी। ये सब चीजें हैं। अब हमारा पूरा नजरिया, हमारी जो पूरी चीजें हैं वह मई में होने वाली अगली सुनवाई पर है इस केस में। तो हम इस बात पे विशेष नजर रखेंगे। लेकिन इस बात को विशेष की ये न्यायिक समीक्षा भी जरूरी है, संविधान भी जरूरी है ना। राष्ट्र महामहिम की शक्तियां भी जरूरी है। उनकी शक्तियों पर कोई आंच, क्योंकि वो देश के प्रमुख हैं, हमारे देश के प्रथम व्यक्ति हैं महामहिम। तो हमको इस पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। राज्यपाल महोदय जो कि राज्य के प्रमुख हैं, उस पर भी ये ना हो। तो इस संवैधानिक प्रश्न का, जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, संवैधानिक प्रश्न का हल करना बहुत अनिवार्य है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही एक संवैधानिक पीठ बनाकर इस पर इन प्रश्नों का हल किया जाएगा। और इस प्रकार से कार्यपालिका, जो हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्तियों के जो पृथक्करण की बात की गई है, उस सिद्धांत को, जो वो आधारभूत ढांचा है, उस आधारभूत ढांचे को भी की स्थापना की जाएगी। तो हम सभी इस पे नजर रखें और हमारे इन संविधान के ये जो प्रश्न है या संविधान की जो चीजें हैं, इसको ये करें, ना केवल सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के हिसाब से, अपितु भारतीय जनमानस, जागरूक भारतीय जनमानस के हिसाब से भी ये आपको जानना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।